Roots are positive geotropic. हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 बस। सब बढ़िया। चलो तो भाई, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को भी रट डालेंगे भाई। हम्म। चलिए भाई, अपने टॉपिक का नाम लेते भाई। पेज नंबर 128 129 पर आना है। पेज नंबर 128 पर एक साइंटिस्ट है, नाम है बेटा उनका पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। हाँ चलो, अभी पढ़ाई कर लेते थोड़ी सी, है ना। हाँ, मौज मस्ती भी करते रहेंगे, अब पढ़ाई भी कर लो थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ, हाँ, बस बस बस। हाँ, नोट्स बनाते हुए चलना बेटा, है ना। और डेली अपनी एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों लेके आने हैं, है ना। हालांकि जगह इतनी नहीं है हम दोनों को एक साथ खोल के बैठ सके, है ना। बट अरे रे रे, एंट्रोपी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ हाँ, बस मेरे बच्चे। देखे बच्चों, हाँ, कम टू द पॉइंट। पेज नंबर 128। और आज की डेट में जो ट्रेंड है ना, ऐसे क्वेश्चन आने का भी है। जो साइंटिस्ट के फोटोग्राफ्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड दो चार इंफॉर्मेशन दी हुई है। हालांकि बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, ये नहीं पूछते हैं, लेकिन उनका मेजर कंट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी। जैसे बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले ही आया था, है ना। अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। पहले पूछा भी गया है उनसे कि 20वीं सेंचुरी का डार्विन किन्हें कहते हैं, ट्रिपल क्राउन किनको मिले। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। रामाचंद्रन प्लॉट पर क्वेश्चन आया था बच्चों, वो वहीं से बायोमोलिक्यूल में पूछा गया। तो यानी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैथरीन न्यूसाउ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी इन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, मेन मेन बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पंचानन माहेश्वरी का बर्थ 1904 जयपुर में हुआ था। ये जो वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, और बच्चों उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा, वर्ल्ड लेवल पर तो सी एफ वुल्फ को जानते हैं, बट इंडिया के अंदर पंचानन माहेश्वरी। बच्चों, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। साथ में एम्ब्रियोलॉजी की और टिश्यू कल्चर पर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। के अंदर इनके बेटे सतीश माहेश्वरी, जिनको आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर में डिस्कशन करेंगे बेटा उनका, तो ये एम्ब्रियोलॉजी के फादर जाने जाते हैं। इनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो टेक्सोनॉमी में भी यूज आता है। एम्ब्रियोलॉजी को हम कैसे टेक्सोनॉमी में यूज कर सकते हैं। सिंगल कोटिलिडोन तो मोनोकोट, दो कोटिलिडोन तो डाइकोट। जंप और पोलन ग्रेन में एक है तो मोनोकोलपेट मोनोकोट में मिलेगा, तीन है ट्राइकोरपेट, वो डाइकोट्स में मिलेगा। तो यानी टेक्सोनोमी में भी इसका कंट्रीब्यूशन है एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच का। और बेटा इनकी एक बहुत फेमस बुक जिनको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और बेटा बुक का टाइटल क्या था, क्वेश्चन का आंसर अभी देंगे, पहले मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑप्शन नंबर 2 सेम वही, टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अभी एक मिनट मुझे लिखने दो, लेट मी फिनिश। हाँ, फनीरोगेम्स एंड ऑल। अच्छा, ऑल वाले बताओ। हाँ, ऑल भी है ना, 1 2, हाँ बोलो। अब फिर वही बात मैं आज फिर बता रहा हूं।
कि भाई ये नाम है, टाइटल है, नाउन है, और ये मीनिंग से नहीं चलता। किसी बच्चे का नाम जैसे रवि नाम, और सेम वही, हाँ ये रहा रवि। अब मैं रवि को बोलूं भानु बेटा बात, जरा मेरी बात तो सुनो। सर माय नेम इज रवि नॉट भानु। मैंने कहा भाई मीनिंग तो सेम है, रवि भानु भास्कर दिवाकर दिनकर दिनेश सन सूरज सब तेरी तो नाम है। हाँ तो यार सर नाम है, मीनिंग से नहीं चलेगा। तो भाई यहाँ टाइटल है, ये मीनिंग से नहीं चलेगा। इसीलिए बुक रिटन बाय पंचानन माहेश्वरी इज एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैग्नम ओपस कहते हैं, वेरी फेमस बुक, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस बुक का, मैग्नम ओपस बुक है ये, है ना। जैसे कैथरीन साहब की बुक का टाइटल भी हम लोगों ने ऐसे ही याद किया था, आप लोगों को याद हो तो, है ना। हाँ तो बेटा वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? यस, पहली लाइन है बेटा अपने मॉड्यूल की और एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी स्टेटमेंट में जब आती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना बेटा कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अडेप्टेशन हुए, वेरिएशन आई, फ्लावर के अंदर भी, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन आई। और बच्चों एंड प्रोडक्ट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट एंड सीड। क्या होता बच्चों? फ्रूट एंड सीड। हालांकि दोनों एक साथ ही बनते हैं, फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अंडरलाइन करेंगे बेटा इन दोनों पॉइंट को। एक, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली लाइन है। और दूसरी लाइन कह रही है एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट एंड सीड। दोनों ही एक साथ बनते हैं, ऐसा नहीं कि पहले फ्रूट बना लो चलो बाद में सीड बनाते रहेंगे, नहीं, दोनों साथ में बनते हैं। फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन दोनों को एक साथ होता है बच्चों। फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिलेक्ट करना हो तो दोनों आ जाए तो बोथ, या तो दोनों एक साथ आएंगे या दोनों बोथ में आएंगे, या एक ही सिलेक्ट करना पड़ जाए, तब भाई हम सीड को कर लेंगे, क्योंकि सीड आगे प्रोजेनेटर है, फ्यूचर प्रोजेनेटर उसी के अंदर बैठा हुआ, आगे जनरेशन उसी से चलेगी, तब हम सीड को मान लेंगे। अदरवाइज फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है तो इसका मतलब हमें फ्लावर की स्टडी करनी पड़ेगी। फ्लावर को हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक देखिए आप लोगों को लिखा आया होगा कि सर क्या पढ़ाएंगे भाई? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे, ये लिखा आया होगा, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब बेटा पहला वर्ड आ गया लाइफ साइकिल, क्या होती है और एंजियोस्पर्म किनको बोला जाता है, एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो, ऑनलाइन में सब कुछ क्लियर है ना? सब बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है? किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पूछ सकता है बेटा। एनी डाउट? क्लियर है सब? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलो तो देखिए बच्चों, हम बात करेंगे यहां पर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। किसकी बात करेंगे बच्चों? अब सबसे पहला डाउट यही आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल कहते किसको है? पहला वर्ड है भाई लाइफ साइकिल, और एक वर्ड इसी से रिलेटेड आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जब से बर्थ हुआ और जब डेथ हो गई, नेचुरल डेथ, जब डेथ हुई, तो उस टाइम गैप को हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन हो गया, वो तो लाइफ स्पैन बोल दिया। लाइफ साइकिल क्या है बेटा? जब बर्थ हुआ था और उसके बाद जब किसी को बर्थ दिया तो उसके बीच का टाइम, वो हो गया एक साइकिल। तो किसी किसी की लाइफ में बहुत सारी साइकिल आती है, जैसे एनुअल प्लांट हो, एक ही साइकिल चलेगी भाई पूरे लाइफ स्पॉन में, जैसे सीड बना प्लांट की डेथ हो जाएगी। बाइनियल में भी ऐसे ही होता है, और पेरिनियल ऐसे प्लांट होते हैं
लाइफ में बार बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, बार बार सीड फ्रूट फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? यानी जब से बर्थ हुआ और जब से बर्थ दिया उसके बीच एक साइकिल कंप्लीट, फिर एक और साइकिल कंप्लीट, फिर एक और साइकिल कंप्लीट, ऐसे बहुत सारी साइकिल कंप्लीट होती है बेटा। लेकिन लाइफ स्पेन का मतलब होता है जब बर्थ हुआ और जब डेथ हुई तो उसके बीच का टाइम गैप हो गया लाइफ स्पॉन। और लाइफ साइकिल जब पैदा हुए और पैदा करने की कैपेबिलिटी हुई, पैदा किया, बर्थ दिया, तो उसके बीच में एक साइकिल बनी, दिस इज नोन एज लाइफ साइकिल। दोनों बीच में डिफरेंस क्लियर है सब बच्चों को? समझ में आगे भाई? ऑनलाइन वालों बता दो जरा, ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है ना लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन के बीच का डिफरेंस? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत एक्टिव बच्चे हैं ऑनलाइन में भी। यस, अरे बेटा इतनी इंट्रोपी नहीं देखा है? हाँ, आप तो बहुत अच्छे बच्चे थे, एंट्रोपी बढ़ गई है आप लोगों की। देखो हम कह रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। एक साइंटिस्ट हुए हैं बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, नाम है RH विटेकर। और 1969 की बात है, तो 1969 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसे बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो हम यहां पर एक किंगडम की बात करने वाले हैं, एंड किंगडम का नाम क्या है बच्चों? प्लांटी। तो प्लांटी किंगडम को बेटा फिर फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया है बेटा देखेंगे। एक नाम आता है बच्चों एल्गी, दूसरा नाम आता है बच्चों ब्रायोफाइट्स, तीसरा नाम आता है बच्चों टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट नाम आता है बेटा जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। अब बेटा जरा थोड़ा सा मैं प्रीवियस नॉलेज आप लोगों की चेक कर रहा हूं या फिर लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एम्ब्रियो बताओ किसके अंदर बनेगा और किसके अंदर नहीं बनेगा? सर एल्गी के अंदर एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो एब्सेंट है, इसीलिए इनको नॉन एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। और बेटा इन चारों के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको एम्ब्रियोफाइट्स कह देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एम्ब्रायोफाइट्स कह देते हैं। बेटा यदि हम टेरिडो, जिम्नो, एंजियो इन तीनों को कलेक्टिवली देखें तो इन तीनों के अंदर बच्चों ट्रेकियरी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और बेटा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रेकियोफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियरी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, तो इन्हीं को बोला जाता है ट्रेकियोफाइट्स। और बेटा यदि जिम्नो और एंजियो को कलेक्टिवली देखा जाए तो सर सीड का फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। सीड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मा माने क्या? सीड। फाइटा मीन्स क्या? प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड बनता है उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। बोलो बच्चों क्लियर है ये बात? दूसरी बात, एक भाई इनके अंदर पोलन ट्यूब भी बनती है, पोलन ट्यूब प्रेजेंट है। और बेटा जहां पोलन ट्यूब प्रेजेंट होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? साइफोनोगेमस। क्या बोलेंगे? साइफोनोगेमस प्लांट्स। सर साइफोनोगेमस प्लांट मतलब समझ में नहीं आया बेटा। साइफोनोगेमी का मतलब होता है जहां पर मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास थ्रू पोलन ट्यूब जाता हो। आपने देखा होगा लोअर प्लांट के अंदर, एल्गीब्रा टेरिडो के अंदर मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पानी में स्विम करके जाता है तो फ्लैजेला होता है। पानी में स्विम करके जाएगा तो फिनोमिना का नाम साइफोनोगेमी और जूडियोगेमी, जूडियोगेमी। लेकिन लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर एक अलग ही चीज मिल रही है, मेल गैमीट मोटाइल लेकिन फिर भी वो पोलन ट्यूब से जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड बेटा। क्या नाम है आपका? तो नाम रोशन करेगा सोनू कुमार, एक ने तो कर दिया है, हाँ, और एक आप भी नाम रोशन करेंगे, वेरी गुड। तो उन्हें बोलेंगे मैं जूडो साइफोनोगेमस प्लांट, लोअर जिम्नोस्पर्म, क्योंकि मेल गैमीट मोटाइल और जा रहा है थ्रू पोलन ट्यूब, इसलिए क्या बोलेंगे? जूडियो साइफोनोगेमी। क्या बोलेंगे बच्चों? जूडियो साइफोनोगेमी। और बेटा हमने कहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म,
और साइफोनोगेमस प्लांट। क्यों सर? सभी में पोलन ट्यूब बनती है। और बेटा इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम कह सकते हैं फनीरोगेम्स। क्या बोल सकते हैं? फनीरोगेम्स। फनीरोगेम्स का मतलब क्या होता है? वेल एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन। हिडन सेक्स ऑर्गन हो तो क्रिप्टोगेम्स, और एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन हो, वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन हो तो फनीरोगेम्स। तो एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर फनीरोगेम्स। फिर तो इसका मतलब ऊपर वाले क्या हो गए बच्चों? इनको क्या कहेंगे सर? ये हो गए क्रिप्टोगेम्स। और एक बार नीट का एक क्वेश्चन है भाई कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी पूछे गए। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन से हो जाएंगे बताओ? टेरिडोफाइट हो जाएंगे क्या? आर्किगोनिएट्स। बताओ आर्किगोनिएट में कौन कौन आएगा? आर्किगोनिया जहां मिलेगी, और आर्किगोनिया कहां मिलती है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। अरे सर जिम्नोस्पर्म में भी तो है। देखा नहीं कई सारी आर्किगोनिया होती है, इसीलिए तो वहां पोली एम्ब्रियो नहीं होती है। तो बेटा इसका मतलब ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, इन तीनों को कलेक्टिवली एक वर्ड और यूज कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलो? आर्किगोनिएट्स। आर्किगोनिएट क्यों बोला बताओ? सर आर्किगोनिया प्रेजेंट है। आर्किगोनिया क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती होगी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है क्या? वेरी गुड। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्किगोनिएट्स। क्या बोलते हैं इनको? आर्किगोनिएट। क्यों इनमें आर्किगोनिया मिले? आर्किगोनिया किस किस में मिलेगी जरा बताना? ब्रायो, टेरिडो, चिम्नो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आर्किगोनिएट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि बेटा फ्लावर कहां मिलेगा? क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? दूसरा। बेटा आपसे पूछा जाए फ्रूट कहां मिलेगा? एंजियोस्पर्म के अलावा कहीं फ्रूट देखने को मिलता है क्या? कहीं नहीं है। पूरे प्लांट किंगडम में फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन कहीं नहीं है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में है। केवल और केवल किसमें? एंजियोस्पर्म। आपने एक चीज और पढ़ी होगी भाई, इनके अंदर वेसल्स पाई जाती हैं। इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ये वेसल्स। लेकिन हालांकि कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें वेसल नहीं मिलती। नाम बोलो भाई। आपको याद होगा WT², विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, वाईडी क्यूब, यक्का, ड्रेसिना, डेजिनेरिया, ड्राइमस। इनके अंदर वेसल्स नहीं मिलती। लेकिन मैंने कहा था ऐसे जिम्नोस्पर्म भी होते हैं जिनके अंदर वेसल्स पाई जाती है। नीटम, इफिड्रा, वेल्विशिया। ऑर्डर निटेल्स। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हायर जिम्नोस्पर्म नाम ऑर्डर का क्या? निटेल्स। मेंबर तीन ही है, नाम नीटम, इफिड्रा, वेल्विशिया। क्या क्या नाम है? नीटम, इफिड्रा, वेल्विशिया। हाँ ठीक। देखो बच्चों, अब हम कह रहे हैं फ्लावर भी यही, वेसल्स भी यही, फ्रूट भी यही। इसके अलावा आप एक नाम और पढ़े होंगे, सिव ट्यूब। सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स यही पाई जाती बेटा, और कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। सिव ट्यूब की जगह सिव सेल मिलेगी जिम्नोस्पर्म के अंदर। कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस स्ट्रासबर्गर सेल पाई जाती है बच्चों। हाँ। और इसके अलावा एक नाम और पढ़े होंगे कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। और डबल फर्टिलाइजेशन के पीछे सिंगेमी के साथ साथ एक और स्पेशल होता है नाम, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन भी और कहीं नहीं मिलता है, पूरे प्लांट किंगडम में यहीं पर ही पाया जाता है। क्या? ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से ही एंजियोस्पर्म शोज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या दिखाते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो लिखो, जल्दी से नोट करो।
ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए थे. वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द टॉपिक. है, अभी पढ़ेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे अभी, है ना. हाँ बेटा, ऑनलाइन में नोट हो गया ये. ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया. वाई और एन, वाई और एन, यस और नो. देखिए बेटा, इस टॉपिक को एक और नाम से जानते हैं, और उस टॉपिक का नाम है बच्चों एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. देखिए बच्चों, जैसे हम वर्ड पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी. जो एम्ब्रियोलॉजी होता है ये डायरेक्टली पढ़ने में आता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. लेकिन यहां पर स्टडी ऑफ डायरेक्ट एम्ब्रियो ही नहीं है, एम्ब्रियो एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड साथ में इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर, यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, मेल फीमेल गैमीटोफाइट बनेंगे, वहां मेल फीमेल गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे, और फर्टिलाइजेशन बनने के बाद, होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और तब जाकर कभी सीड का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले एम्ब्रियो एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की. जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाए उस ब्रांच को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी. और यहाँ एम्ब्रियोलॉजी हम किसकी पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म्स की. तो इसी टॉपिक का एक और नाम हो गया बेटा एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और एक और नाम से हम इस टॉपिक को जानते हैं, और टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम पढ़ने वाले एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो देखिए बच्चों, हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को पता है, इक्का दुक्का डिफरेंस जो को नया मिलेगा उसकी बात कर लेते. देखिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आप लोग प्लीज. अरे देखिए,
अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है कि फास्ट? फास्ट होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्लो। यहां पर यदि हम बात करें जो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि ये सिंपल है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। डिफरेंस नंबर 2, क्योंकि इजी चीजों से ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीजें बनी है, इसीलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लेकिन स्लो होने के बाद भी हायर प्लांट क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करते हैं बच्चों? वेरिएशन के लिए। किस लिए? वेरिएशन के लिए। और वेरिएशन किसकी वजह से आती है बताओ? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। अरे बोलो, रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से होता है? सर क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? सर पैकिटीन में। और सर पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है बताओ? होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होने से रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनकी वजह से वेरिएशन आती है। एंड वेरिएशन की वजह से ही प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करता है। क्योंकि यदि वेरिएशन आएंगी तो वेरिएशन आने से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चल पाएंगे। इसीलिए प्लांट प्रीफर करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब बात करते हैं बेटा गैमीट का फॉर्मेशन। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, एल्गी वगैरह में पढ़ा होगा, डायटम्स के अंदर पढ़े होंगे, ओक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी गैमीट का फॉर्मेशन तो यहां भी होगा और यहां भी होगा। बेटा गैमीट फॉर्मेशन लिखते हैं डिफरेंस नंबर 3। गैमीट फॉर्मेशन मे और मे नॉट हो सकता है, और हो सकता है एब्सेंट हो, लेकिन यहां पर गैमीट फॉर्मेशन होता है। आपने देखा नहीं क्या? जैसे डायटम्स के अंदर ओक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बना। हाँ गैमीट भी तो है ना। या फिर आपने देखा होगा एल्गी वगैरह में भी बनते हैं गैमीट फॉर्मेशन, है ना। डिफरेंट अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाते हैं। हाँ बनते हैं ना। तो इसीलिए गैमीट फॉर्मेशन तो होगा, बट नेवर फ्यूजन। नेवर फ्यूजन, कभी भी फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहां पर फॉर्मेशन भी होगा एंड फ्यूजन भी होगा। हाँ फ्यूजन भी होगा, आपस में फ्यूज, वहां तो डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा, लेकिन यहां पर गैमीट का फ्यूजन होना मस्ट है, मैंडेटरी है ना। इसीलिए बेटा क्योंकि यहां पर गैमीट फ्यूज नहीं हुए, दैट्स वाई इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। एपो का मतलब क्या है? विदाउट, और मिक्सिस का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यानी यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स क्या होता है बच्चों, जरा बताओ? दोनों। और दोनों कौन होंगे? मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यानी फ्यूजन ऑफ बोथ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, गैमीट यहां पर होता है, फ्यूजन होता है। अब बेटा यहां जो प्रोजनी बनेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एपोमिक्सिस में जो प्रोजनी बनेगी वो तो आइडेंटिकल होगी। प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग, प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, विल बी आइडेंटिकल। और बेटा आइडेंटिकल को हम क्या कह सकते हैं? क्लोन कह सकते हैं क्या? यानी बिल्कुल सेम होगी, एज इट इज पेरेंट के जैसी होगी, लेकिन यहां पर जो प्रोजनी बनेगी वो डिफरेंट, वर्ड थोड़ा अलग मतलब हो जाता है। हम कहेंगे ऑलमोस्ट सेम। आपने देखा होगा हम जो रिजेम्बलेंस शो करते हैं अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा सिमिलर है ना। पहचान लेते हैं कि आप तो उनके बेटे हैं। क्यों? क्योंकि रिजेम्बलेंस शो हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं ऑलमोस्ट सेम। हम एग्जैक्टली डिफरेंट नहीं है, थोड़ी वेरिएशन आई है ना। तो इसीलिए लिख रहे हैं भाई ऑलमोस्ट सेम, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। ऑलमोस्ट सेम बनेगी, और यहां पर वेरिएशन नहीं आती, यहां पर वेरिएशन आती है। वेरिएशन एब्सेंट है, नो वेरिएशंस। और बेटा यहां वेरिएशंस आती है।
वेरिएशंस आती है, वेरिएशन प्रेजेंट होती है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में कुछ डिफरेंसेस की, बेसिक डिफरेंसेस की हमने बात करी है। कंप्लीट पढ़ने के बाद में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, और तब इनके बीच में हम बेसिक डिफरेंसेस को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने वही बात करी जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी है। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को ऑलरेडी पता थे, उन्हीं के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया है बच्चों। तो इस टॉपिक को हम 3 नाम से जानते हैं। क्या क्या नाम है? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। यहां पर मैंने बताया लाइफ साइकिल और लाइफ स्पोन के बीच में क्या डिफरेंस है। इस टॉपिक को हम जानते हैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब हम खाली एम्ब्रियो की ही स्टडी नहीं करने वाले, एम्ब्रियो और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे बेटा। फिर हम इस टॉपिक को जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो इसका मतलब हमें फ्लावर तो पढ़ना ही होगा। तो फ्लावर में पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट देखेंगे, फिर दोनों के अंदर गैमीट कैसे बने और गैमीट का ट्रांसफर देखेंगे। और गैमीट के ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन। और पोलिनेशन होने के बाद में क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। तो यानी हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखेंगे, और फिर देखेंगे हम जो एंड प्रोडक्ट बना है, सीड बना है। फ्रूट को तो हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। यहाँ हम किसकी डिस्कशन करेंगे? सीड का। हालांकि सीड भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम उसका बेसिक आइडिया जरूर लेंगे यहाँ पर सीड के बारे में। और फिर हम बात किसकी करेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एपोमिक्सिस की बात करेंगे, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, हाँ मतलब अभी मैंने बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट देखा, फिर पोलिनेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या क्या बना है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट, सीड, और बेटा फिर एपोमिक्सिस यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 5-6 टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे बेटा जी। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बना दिए ना? पूरी बॉडी थोड़े ना पार्टिसिपेट करेगी, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर ही तो पार्टिसिपेट करेगी ना बेटा। इसलिए ऐसी एडवर्स कंडीशन में कुछ प्लांट कुछ गैमीट का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। अदरवाइज नॉर्मल वे में भी बन जाते हैं, तो उनसे पूरा प्लांट डेवलप हो सकता है। फ्यूजन नहीं होता, बस ये बात जरूर है। फ्यूजन हो जाएगा तो सेक्सुअल हो जाएगा। लिख भाई। हाँ, गुड। मॉड्यूल भी नहीं लेके आए? हाँ, देखो भाई वो लिखा हुआ है, भूल कर भी कोई भूल होना, देखो अंडरलाइन हो रखा ऑलरेडी। गाना गाया होगा जब आप आए थे। और डॉक्टर भूल जाए तो उसका मतलब समझते हो क्या? गड़बड़ है कुछ। कोई कॉटन भूल गया, कोई कैची भूल गया, पेट में गड़बड़ है ना। हाँ, और सॉरी वर्ड तो बना ही नहीं डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने सॉरी कह दिया तो कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए भाई डॉक्टर के लिए तो ये सारी चीजें हैं ही नहीं। डॉक्टर को तो बड़ा सिंसियर होना होता है। तो बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, एंड बी रेगुलर। चलिए बच्चों, ये पार्ट आप लोगों का क्लियर है तो हटा दूं इसको। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन पूछो बच्चों। हटा दे बेटा इस वाले पार्ट को। देखिए देखिए बच्चों, हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ने के लिए फ्लावर की स्टडी करेंगे, और फ्लावर का कौन सा सेक्शन कट करेंगे जिससे कि सारे पार्ट हमें दिखाई दे जाए। तो उसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे बेटा। ये फ्लावर है और ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोगों ने कट किया बेटा।
बेटा आवाज नहीं, देखो ये देखिए, ये है मदर एक्सिस। फ्लावर जिस एक्सिस पर लगा रहता है उस एक्सिस को बोलते हैं बेटा मदर एक्सिस। मदर एक्सिस से हो सकता है कि फ्लावर पेडिसिल वाला हो, और मे भी हो सकता है कि ससाइल हो। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे बेटा पेडिसिल। जो फ्लावर है, फ्लावर का जो डंठल, जो स्टॉक होता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? पेडिसिल। अच्छा एक चीज बताओ, जो लीफ का होता है बेटा स्टॉक, उसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज पिटियोल। नेक्स्ट, फ्लावर का होता है तो बोला जाता है बच्चों पेडिसिल, और यदि इन्फ्लोरेसेंस का होता है तो क्या बोलते हैं? पेडंकल। दिस इज नोन एज पेडंकल। और पेडंकल का दूसरा नाम होता है बच्चों फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो आप लोगों को पहले से पता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, कि लीफ का स्टॉक को पेडिसिल, फ्लावर के स्टॉक को, लीफ के स्टॉक को पेटियोल, फ्लावर के स्टॉक को पेडिसिल, और इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक को बोला जाता है पेडंकल। और पेडंकल का ही दूसरा नाम फ्लोरल एक्सिस होता है बच्चों। तो यहां पर मैं ससाइल फ्लावर नहीं बना रहा हूं, यहां पर मैं कैसा फ्लावर बना? पेडिसिलेट। जिस फ्लावर में पेडिसिल होगा ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे? पेडिसिलेट। और पेडिसिल का सोलन पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट होता है, दिस इज नोन एज थैलेमस। और बेटा थैलेमस का दूसरा नाम होता है रिसेप्टेकल। एनसीईआरटी लिखती है रिसेप्टेकल। हालांकि पेडिसिल का फूला हुआ पार्ट थैलेमस और इन्फ्लोरेसेंस यानी पेडंकल का फूला हुआ पार्ट रिसेप्टेकल होता है, बट आपके एनसीईआरटी ने दोनों को और करके लिखा है, इसीलिए हम भी इनको एज ए सिनोनिम यूज कर रहे हैं। पेडिसिल और रिसेप्टेक, पेडिसिल का पार्ट थैलेमस, पेडंकल का सोलन पार्ट रिसेप्टेकल। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है पेडिसिल और, ये सॉरी, थैलेमस और रिसेप्टेकल, यानी दोनों को एक ही माना है। आप भी एक ही मानेंगे। पेडिसिल का फूला हुए पार्ट का नाम क्या हो गया? थैलेमस और रिसेप्टेकल। क्या बोला? या फिर थैलेमस। बेटा इसकी पहली नोड कौन सी नोड पर? पहली नोड पर ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, अकेले को मैंने पकड़ा, दिस इज नोन एज सेपल। वेरी गुड, दिस इज नोन एज सेपल। और बेटा जो सेपल होता है उसका ग्रुप होता है, अकेला नहीं होता, वो ग्रुप में होता है, एंड उसके ग्रुप को बोला जाएगा, वही वाह, ग्रुप इज नोन एज कैलिक्स। और बेटा कैलिक्स को कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? के से। कौन से लेटर से? के से। ग्रीन कलर के होते हैं, और बेटा बर्ड कंडीशन में फ्लावर को, बर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ये लिखा है एनसीईआरटी ने 11th में। अब देखिए ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर हो रही है बेटा, दिस इज नोन एज पिटियोल, ये सॉरी, हाँ पेटल। हाँ, और बेटा जो पेटल का ग्रुप होता है दिस इज नोन एज क्या ला? कोरोला। और बेटा कोरोला को कौन से लेटर से? सी से। अब बेटा देखो दोनों, कभी कभी ऐसा होता है हम कैलिक्स और कोरोला के बीच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। बताया था आप लोगों को कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। बताए थे आप लोगों को, कैलिक्स है कोरोला है, कोरोला है कैलिक्स है, कैलिक्स ही कोरोला है, कोरोला ही कैलिक्स है। यानी जब दोनों एक जैसे दिखे, जब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए, देन कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ। तो बेटा उस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, व्हेन वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन के एंड सी। के एंड सी का मतलब क्या है? कैलिक्स एंड कोरोला, नोन एज क्या बोलेंगे? पेरियंथ। और पेरियंथ को कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? और इसकी यूनिट क्या होगी? टेपल। और कौन सी फैमिली में मिलेगा? लिलिएसी। वेरी गुड, क्या बात है, सब चीज याद है भाई, किन्ने उन्हें पढ़ाया था ये मूर्ख?
अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, अभी एग्जाम दे के आए होंगे। हाँ, चलो देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और इसे हम आगे भी इसी चैप्टर में आगे डिस्कशन भी करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, जब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए तो उसे पेरियंथ कहते हैं, और पेरियंथ की यूनिट को टेपल कहते हैं, और पेरियंथ को पी से डिनोट किया जाता है। दोनों एक जैसे लिली के अंदर आप देखें, ट्यूलिप के अंदर देखें, तो बेटा दोनों ही कैलिक्स कोरोला हैं, लेकिन दोनों एक जैसे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पेरियंथ। इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल को टेपल। क्या? टेपल। अब बेटा ये तो डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एसेसरी वर्ल। एसेसरी वर्ल, वर्ल का मतलब होता है बेटा चक्र, WHORL, वर्ल। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सीधे सीधे लगेंगे, चक्र में लगेंगे, राउंड ऑफ लगेंगे, दैट्स व्हाई वर्ल बोलते हैं। और इनका एक और नाम होता है बेटा वेजिटेटिव वर्ल, और इनको हम कहते हैं बेटा नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल वर्ल है, क्योंकि डायरेक्ट रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेल्पिंग है। जैसे ये कलरफुल है, कलरफुल है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, यानी पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम किसका? पेटल का। ये ग्रीन कलर के होते हैं, बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और बेटा थर्ड नोड पर क्या मिलेगा बच्चों? स्टेमन। और स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज, नहीं, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और बेटा इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप इज नोन एज एंड्रूसियम। एंड्रूसियम को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? ए से। और बेटा जो एंड्रूसियम है इसको याद रखेंगे, लिखा है एनसीईआरटी ने, और आपको भी अच्छे से पता है, कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथर, फिलामेंट या एंड्रूसियम। एंड्रूसियम लिखते हैं भाई, एंड्रूसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रूसियम। नेक्स्ट, फोर्थ नोड पर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पल। और बेटा कार्पल का एक और नाम होता है पिस्टिल। बेटा थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह की कमी है, कंजूसी चल रही है, दिख रहा है ना? गुड भाई, वाह। और मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। अब बेटा मेगा स्पोरोफिल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। और बेटा गाइनोसियम को कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? जी से। और बेटा इसको लिखा हुआ है कि दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए, केसी को तो बोला एसेसरी वर्ल, एजी को क्या बोला फिर? देखते हैं भाई, एसेसरी है तो ये नेसेसरी है, ये एसेसरी तो ये नेसेसरी, ये वेजिटेटिव तो ये रिप्रोडक्टिव, और ये नॉन इसेंशियल तो ये इसेंशियल। इनका उल्टा लिखते चले जाएंगे। चलो इधर लिख देता हूं मैं, इधर तो जगह नहीं है। तो यहां लिख देते हैं भाई, ए एंड जी आर नोन एज नेसेसरी वर्ल। इनको बोलते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव वर्ल, और इनका ही एक और नाम आता है इसेंशियल वर्ल। ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे, यदि किसी के अंदर चारों के चारों फ्लोरल वर्ल हैं, देन हम क्या बोलेंगे उसको? कंप्लीट फ्लावर। के सी ए जी, ऑल प्रेजेंट। तो इसीलिए कंडीशन होगी कंप्लीट। और बेटा इनकम्प्लीट में क्या कह दूंगा मैं?
एनी वन एब्सेंट, कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो इनकम्प्लीट हो गया बेटा। एक वर्ड आता है परफेक्ट और एक वर्ड आता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट फ्लावर। और बेटा ए एंड जी बोथ प्रेजेंट, यदि दोनों हैं तो परफेक्ट है। और बेटा इम्परफेक्ट में ए और जी एनी वन एब्सेंट। ए है जी नहीं, जी है ए नहीं, हरी है तो मैं नहीं, मैं है तो हरी नहीं। हाँ। मैं का मतलब है घमंड। हाँ, यदि हरी विद्यमान है आपकी बॉडी के अंदर तो आप में घमंड कैसा, और घमंड है तो इसका मतलब हरी आपके अंदर है ही नहीं। हाँ, तो बेटा देखिए हमने बात करी है कि ये जो गाइनीशियम वाला पार्ट है, कार्पल वाला पार्ट है, इसका ये पार्ट होता है, दिस इज नोन एज ओवरी। और ओवरी से आगे चलकर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? फ्रूट का। तो क्या फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट बनता है या विदाउट फर्टिलाइजेशन में फ्रूट बन सकता है? यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो फ्रूट पार्थिनोकार्पी, उसमें सीड होंगे या नहीं होंगे? सीडलेस फ्रूट हो, नेचुरल पार्थिनोकार्पी प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड बनाना, ग्रेप्स एंड बनाना। और बेटा यहाँ प्लेसेंटा पर लगे हुए हैं ओव्यूल। प्लेसेंटा पर क्या लगे हुए हैं बच्चों? और नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। और ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन होने से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं जिन ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वहां पर फ्रूट सीडलेस बनते हैं, क्योंकि ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन नहीं होने से सीड नहीं बनेगा, सीडलेस फ्रूट हो जाएंगे। एंड सीडलेस फ्रूट आर नोन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू और फॉल्स तो हम ओवरी के बेसिस पर बोलते हैं। ओवरी से बना फ्रूट ट्रू, इंक्लूडिंग ओवरी अलग पार्ट से बना तो फॉल्स। सीड होने ना होने से फॉल्स ट्रू फ्रूट नहीं बनते। डेफिनेशन अलग है कि सीड है तो ठीक है भाई, नॉर्मल फ्रूट, लेकिन सीड नहीं बना है तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ट्रू और फॉल्स अलग डेफिनेशन है। ट्रू का मतलब क्या है? केवल ओवरी से फ्रूट बना ट्रू, इंक्लूडिंग ओवरी अलग पार्ट से फ्रूट बन रहा है, डेवल पार्ट अलग से बन रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। जैसे पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना देता है वो फॉल्स फ्रूट बनता है। तो यहां तक हमने फ्लावर की बात करी है बच्चों। यहां पर एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर भी मैंने बनाई है, देखो ये, इसका नाम क्या है? ब्रैक्ट। और ब्रैक्ट में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। यदि प्रेजेंट है तो और लिखेंगे बिहार, और यदि एब्सेंट है तो लिखेंगे ई बिहार। ई बिहार मतलब ई ब्रैक्टिएट। बेटा सब कुछ तो क्लियर विजिबल है ना आप लोगों को, बिल्कुल क्लियरली? हाँ, एसेसरी वर्ल, वेजिटेटिव वर्ल और नॉन इसेंशियल वर्ल, इनको बोला गया है। कहां पर बेटा? ओवरी से फ्रूट बनता है। प्लेसेंटेशन देखो सेंट्रल एक्सिस पर लगा है क्या? तो सेंट्रल एक्सिस पर लगेगा तो दो हो सकते हैं, या तो एक्साइल या फ्री सेंट्रल। यहां सेप्टा है क्या? तो बताओ कौन सा हो गया? एक्साइल। नहीं होता तो कौन सा? फ्री सेंट्रल। तो मैंने कौन सा बनाया? एक्साइल। लेमन मसाला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
जी, देखिए ओवरी की जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं ओवरी वॉल। और बेटा जो ओवरी वॉल होती है आगे चलकर क्या बनाती है बताओ? फ्रूट वॉल। क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल। एंड फ्रूट वॉल इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प या पेरिडर्म। पेरिकार्प है ना। पेरिडर्म तो फेलोडम, फेलोजन, फेलम तीनों से मिलकर बनती है। हाँ जी साहब, हो गया ये फ्लावर। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ कर लिया आप लोग। आगे बढ़े भाई। चलो ठीक है, आराम से। देखिए ब्रैक्ट वो स्ट्रक्चर होती है जो पेडिसिल के बेस पर मिलती है। पेडिसिल के ऊपर मिलेगी तो ब्रैक्टियोल इपिकैलिक्स बोलेंगे, लेकिन पेडिसिल के बेस पर है तो ब्रैक्ट बोलेंगे। और लीफ जहां लगती है, जहां लीफ बेस होता है, वहां पर लेटरल अपेंडेज पेयर्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। वो पेयर्ड होते हैं, ये सिंगल होता है। कभी कभी ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेता है, जिसे स्पेथ कहते हैं, मेज में, बनाना में मिलता है। प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा हो जाएगा? ब्रैक्टिएट लिखेंगे बिहार से। और यदि नहीं होगा तो ई बिहार, मतलब ई ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट नहीं है। यहां पर ये ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाली। जैसे स्टिप्यूल कभी कभी मिलता है लीफ में, कभी नहीं भी मिलता। जिनमें मिलेगा वो स्टिपुलेट, जिनमें नहीं मिलेगा वो एक्स स्टिपुलेट। क्या बेटा? पेरियंत को हम पी से डिनोट करते हैं। नॉन एज, के अपॉन ए का मतलब है नॉन एज। अरे शॉर्ट हैंड सीख लो भाई, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तेज लिखना पड़ेगा। ये नॉन एज है। चले बच्चों, अब बात करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट लिखे होंगे बेटा मॉड्यूल में, कि जो फ्लावर होता है, दिस इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा आवाज नहीं, देखिए अब। सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा सीट का मतलब है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लेस है, वो जगह है जहां पर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लिखती है एनसीईआरटी के ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से प्लेस है। वो प्लेस, वो सीट, वो क्या है बेटा? फ्लावर। तो इसलिए कहते हैं फ्लावर इज द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो फ्लावर होता है उसके डिफरेंट यूजेस भी हैं। फ्लावर के यूजेस हैं एस्थेटिक,
बालों में गजरा वगैरह लगाने में यूज होता है। कल्चरल यूज है, अलग अलग कल्चर में रिलीजियस यूज है, ऑर्नामेंटल है, और सोशल वैल्यूज में भी इनके डिफरेंट यूजेस हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट यूजेस हैं, फ्लावर के अलग अलग प्लेस पर अलग अलग जगह पर यूज किए जाते हैं। देखिए फ्लावर को हम बोले कि टू ए बायोलॉजिस्ट, और मैं कहता हूं टू ए बायोलॉजिस्ट क्या, सभी के लिए, दे आर एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स, मॉर्फोलॉजिकल्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल्स मार्वल्स। मार्वल का मतलब है बेटा चमत्कार, यानी जो आश्चर्यचकित कर देने वाले। देख पूरे प्लांट किंगडम में बात करें और इवन पांचों किंगडम में ही हम बात करें तो बेटा वहां पर कोई ऐसी स्पेशल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलती। तो मॉर्फोलॉजिकली पूरे प्लांट किंगडम में कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाई गई हो, स्पेशल अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल, चमत्कार। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल भी है टू ए बायोलॉजिस्ट। एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब भी वही है जो पहले वाली लाइन का था कि प्लेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड सीट माने प्लेस, साइट, प्लेस, एंड दिस इज द, बेटा इसको बोला जाता है फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन कहते हैं इसको, यानी ऐसा ऑर्गन जो फैसिनेट कर दे, मंत्र मुग्ध कर देने वाला, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर। बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर आप देखते हैं एंड देन यू विल से वाओ, और जो हम वाओ कहते हैं उसका मतलब गजब हो गए तुम लोग तो, हैं इतना ज्यादा म्यूटेशन हो गया तुम लोगों में तो। सो दे आर फैसिनेटिंग ऑर्गन, फैसिनेट कर देने वाले ऑर्गन है, दैट्स व्हाई इनको बोलते हैं बेटा फैसिनेटिंग ऑर्गन। और एक वर्ड और आता है फ्लोरिकल्चर। देखिए बच्चों अरे भाई एक्चुअली क्या है, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे हंसी खुशी से चल जाएगा काम। लेकिन क्या है कि जब हंसने का टाइम आए तभी हंसे, अननेसेसरी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टारगेट जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन भी जरूरी है। हाँ एंजॉय करेंगे, क्लास को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, बट हर चीज में नहीं, है ना। आफ्टर ऑल यू आर द एडवांस बैच स्टूडेंट्स, और एडवांस है तो थोड़ा सा चीजों में भी एडवांस दिखना चाहिए ना। देखो बच्चों फ्लोरिकल्चर में बेटा साइंस की वो ब्रांच, हाँ एक सेकंड, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कल्टीवेशन की बात करें, जिसके अंदर हम ब्रीडिंग की बात करें, और जिसके हम मार्केटिंग की भी बात करें, उसको हम बोलते हैं बेटा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चरिस्ट साइंटिस्ट लोग होते हैं, और नॉर्मली एक तरीके से देखा जाए तो ये जो फ्लावर बेचने वाले हैं तो ये कल्टीवेशन तो करते ही हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और साथ में ब्रीडिंग तो ऑटोमेटिकली भी चल ही रही है प्लांट के अंदर, नहीं भी कराएंगे तो हाइब्रिड वगैरह बनाने में हाँ कुछ लोग उसमें साइंटिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ नॉर्मल लोग भी हाइब्रिड बना लेते हैं। तो बेटा इसका मतलब वो भी एक तरीके से देखा जाए तो फ्लोरिकल्चर ही कर रहे हैं। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना, ब्रीडिंग कराना एंड मार्केटिंग। हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे आप लोग? ये मतलब है टू ए बायोलॉजिस्ट, यदि एक बायोलॉजिस्ट के नजरिए से आप देखें तो एक ऐसा चमत्कार के ऐसी कोई स्ट्रक्चर पूरे एल्गी ब्रायोटेरिडम में, जिम्नो में मुझे कहीं नहीं दिखी, केवल कहां दिख रही है, और किस चीज के लिए बनी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी एक मॉर्फोलॉजिकल मार्वल हो गया। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्यों सर? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल टू ए बायोलॉजिस्ट। और मैं कह रहा हूं बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देख रहे हैं ठीक है, अदरवाइज सबके लिए एक आश्चर्य की बात है कि प्लांट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ऐसी स्ट्रक्चर बने, अडेप्टेशन के लिए। और देखा जाए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फ्लावर ने अपने आप को इंसेक्ट के अकॉर्डिंग, और इंसेक्ट ने फ्लावर के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड किया है, मॉडिफाई किया है, एंड दिस इज नॉट को एवोल्यूशन। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? को एवोल्यूशन का।
यहां तक एक बार नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। फर्स्ट वाला पॉइंट, सीट माने प्लेस, जगह, साइट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई प्लेस, जगह। हाँ बेटा, ऑनलाइन में क्लियर है सब बच्चों को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रह गया बोलो। ऑनलाइन में भी सभी लोग आंसर किया करो भाई। हाँ, फ्लोरिकल्चर में 3 पॉइंट आते हैं ये। हाँ देखो, कल्टीवेट कर रहे हैं, साथ में ब्रीडिंग और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। देखिए बेटा, नीट में क्या क्वेश्चन आया? नीट में क्वेश्चन आया ट्यूलिप फ्लावर पर, इज ए मॉडिफाइड शूट। तो बेटा इस बार ट्यूलिप की जगह मस्टर्ड आ गया तो भी यही आंसर जाएगा बेटा। स्टेटमेंट में आया था। क्यों कहते हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, क्यों कहते हैं? देखिए, it is made up of 2 parts, that is stem and leaves। 2 पार्ट का मिलकर बना है। शूट गेट मॉडिफाइड, मॉडिफाई हुआ, किसकी प्रेजेंस में मॉडिफाई हुआ होगा बेटा? सर हार्मोन की। हार्मोन कौन सा होता है? फ्लोरिजिन हार्मोन, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन, फ्लोरिजिन हार्मोन लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया बेटा शूट किस में? फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज, इसका मतलब स्टेम मॉडिफाइड होकर क्या बनाता है बच्चों? थैलेमस। और लीव मॉडिफाई होकर क्या बनाती हैं? फ्लोरल अपेंडेजेस। और फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब है फ्लोरल लीव्स। और फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल लीफ में कौन कौन नाम आते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसम एंड गाइनोसियम। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। 2 चीजों का मिलकर बना हुआ है। थैलेमस स्टेम क्यों है सर? क्योंकि उसके पास नोड, इंटरनोड पाए जाते हैं। बेटा ये फ्लोरल लीफ कैसे है आप देखो, गाइनीशियम को मेगास्पोरोफिल, फिल माने लीफ, इसको माइक्रोस्पोरोफिल, फिल माने लीफ, और ये तो लीफ लाइक दिखते ही हैं, है ना? तो इसीलिए इनको कहा गया कि दीज आर फ्लोरल अपेंडेजेस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स एंड थैलेमस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। दैट्स व्हाई वी कैन से कि फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, ट्यूलिप फ्लावर को लेकर पूछा गया था। इस बार किसी और का नाम दे देगा तो आप ध्यान रखना। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए पिछले साल तक मॉड्यूल में एंथोफोर, एंड्रोफोर, एंड्रोगाइनोफोर, गाइनोएंड्रोफोर बहुत सारे नाम थे। वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, वो हम लोगों ने हटा दिया है। अब मॉड्यूल में केवल और केवल एनसीईआरटी और उसका एक्सप्लेनेशन ही रखा गया है। पुरानी एनसीईआरटी की चीजें भी हम लोगों ने मॉड्यूल से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दी है। केवल एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड चीजें ही रखी गई है, जिससे कि मॉड्यूल को हम प्रॉपरली एक एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन रखें। तो इसीलिए हम फिर भी कह रहे कि मॉड्यूल गो थ्रू जरूर हो, मॉड्यूल जरूर पढ़े। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, वेरी गुड, बट पहले मॉड्यूल से अपनी कमांड बनाइए और उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जितना पोर्शन अपना मॉड्यूल से कवर होता जाए उसको एनसीईआरटी से करते जाएंगे। जैसे कल के बाद, आज के बाद कल वाली क्लास से ही आप एनसीईआरटी लेकर आए, जैसे भी कवर होता जाएगा तो अपन साथ साथ में उसको भी पैरेलली करते चलेंगे। देखिए बच्चों, बात आती है यदि हमें कोई टॉपिक स्टडी करना है तो इसका मतलब हमें उसमें कोई प्लांट रेफरेंस के लिए तो लेना पड़ेगा, यानी हमें कोई ऐसा प्लांट लेना होगा जिस प्लांट में मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के करेक्टर हमें देखने को मिलते हो। और वो प्लांट सेलेक्ट होने के लिए हमने बहुत सारे प्लांट सर्च किए,
कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाए। तो हमारी नॉलेज में एक प्लांट आया और प्लांट का नाम है बच्चों कैप्सुला। और बेटा कैप्सुला का नाम देखा जाए तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। और इसको कॉमनली बोला जाता है बच्चों शेफर्ड पर्स। बेटा शेफर्ड पर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है ना वो ट्रायंगुलर होता है। और ट्रायंगुलर ऐसी स्ट्रक्चर है जो जो शेफर्ड होता है ना वो एक पोटली सी रखता है जिसमें अपना वो सामान रख लेता है। तो वो पोटली छोटी सी स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है इस फ्रूट के जैसी, इसीलिए इसका कॉमन नेम रख दिया शेफर्ड का पर्स, चरवाहे का पर्स, चरवाहे का बटुआ, शेफर्ड पर्स। एंड दिस प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली कौन सी? क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी को ही आज के डेट में क्या बोला जाता है? ब्रेसिकेसी। और जो क्रूसीफेरी है बेटा लेनिनग्राड 1978 की बात है, आईसीबीएन की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया जिन जिन फैमिली में एसी नहीं है उन सब फैमिली में एसी लगा दिया जाए। तो इसीलिए क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जब एसी लगा देन ब्रेसिकेसी, ग्रेमनी में जब एसी लगा पोएसी, नाम भी चेंज कर दिए है ना, कंपोजिटी में एसी लगा तो एस्टीरेसी है ना, कुछ नाम तो आपने पढ़े ही है। जैसे पेप्लोनिटी में एसी लगाया तो फेबेसी। तो ऐसे बहुत सारी फैमिली हैं जिनमें एसी लगाकर उनका नाम चेंज किया गया। नेक्स्ट बेटा ये एक वीड प्लांट है। बच्चों वीड कौन होते हैं जरा बताएंगे? अनवांटेड प्लांट, वे प्लांट जिनको ग्रो ना करना पड़े उन प्लांट को, अनवांटेड प्लांट को वीड बोला जाता है। सो दे आर अनवांटेड प्लांट्स, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। बेटा ये कौन सा प्लांट है? एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल? एनुअल, यानी इसका जो लाइफ स्पॉन है, इसका जो लाइफ की अवधि है, लाइफ स्पॉन वो 1 सीजन की है। कितने? 1 सीजन की। जैसे आपने वीट में वीट देखा होगा है ना, राइस देखा होगा, मेज देखा होगा, एक सीजन में कंप्लीट, जिस सीजन में लगते हैं उस सीजन को दोबारा नहीं देखते। जिस सीजन में लगाए उस सीजन को दोबारा नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब 1 सीजन। और जिस सीजन में लगाया वो सीजन दोबारा देखें वो बाइनियल, और जिस सीजन में लगा उसे बार बार देखें तो पेरिनियल। यानी एक सीजन का लाइफ स्पॉन एनुअल, 2 सीजन का लाइफ स्पॉन बाइनियल, बहुत सारे सीजन, बहुत सारे साल पेरिनियल। तो बताओ ये प्लांट कैसा है? एनुअल है, यानी इसकी लाइफ साइकिल पढ़ना भी आसान रहेगा। अदरवाइज हम ऐसा प्लांट ले लें जिसकी लाइफ साइकिल 500 साल में कंप्लीट हो रही है, तो फिर तो वो टिपिकल एंजियोस्पर्म का रहेगा, उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ नहीं रहा। लाइफ साइकिल में हो सकता है एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग, बैम्बू की तरह 100 साल में एक बार ही कर रहा हूं। फिर तो हमें कोई एक ऐसा प्लांट लेना था जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हो, साइकिल जल्दी कंप्लीट करता हो, जल्दी से हम स्टडी कर ले, तो इसीलिए तो हम इसको सिलेक्ट किए। भाई जब हमने मैमल की स्टडी करनी थी तो हमने सबसे छोटा मैमल, सबसे जल्दी अपनी लाइफ साइकिल ब्रीडिंग कंप्लीट कर ले, माउस को ही तो सिलेक्ट किया था। तो सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर पे खरा कौन उतरा? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। कैसा प्लांट है? वीड प्लांट है, एनुअल है और विंटर सीजन में ग्रो होता है। कौन से सीजन में बच्चों? देखिए अब इसमें हम कह रहे दे आर स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो 2n होती है। एंड दिस इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू फुटसिटा एंड कैप्सूल या रूट स्टेम लीफ। और फुटसिटा कैप्सूल किसमें है भाई? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट में फुटसिटा कैप्सूल। और आगे फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में क्या? रूट स्टेम लीफ मिलते हैं टेरिडो जिम्नो एनजियो के अंदर। बच्चों हमने कहा जो गैमेटोफाइट है हाईली रिड्यूस्ड होगा, सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किसका होगा? सर एंजियोस्पर्म का। नीट में एक बार क्वेश्चन आया, लिलियम ऑप्शन में था, लिलियम एक लिलिएसी का मेंबर है, तो इसका मतलब वो लिलियम, तो लिलियम का सबसे ज्यादा रिड्यूस। अब की बार यदि कैप्सूल आ गया तो आंसर क्या जाएगा? कैप्सुला, क्योंकि एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड। क्वेश्चन है सबसे ज्यादा डेवलप किसका?
गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा डेवलप किसका? अरे याद रखो, ब्रायोफाइटा का सबसे ज्यादा एडवांस, और ब्रायोफाइटा में भी किसका सबसे ज्यादा एडवांस? अरे उस पर इसलिए एडवांस क्योंकि उसके ऊपर किराए पे कौन रहते? स्पोरोफाइट, इसलिए उसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा एडवांस है। और बेटा सबसे ज्यादा एडवांस मोस का होता है, इसलिए कहते हैं मोस इज द बॉस ऑफ गैमेटोफाइट्स। क्या कहते हैं? मोस इज द बॉस ऑफ, पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट का बॉस कोई है तो कौन है? मोस है। तो बेटा याद रखिए, मोस द बॉस ऑफ गैमेटोफाइट्स, द बॉस ऑफ गैमेटोफाइट्स। और बेटा ये हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस। बेटा हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है? सर यहां दो तरह का स्पोर बनेगा। कौन कौन से दो तरह के स्पोर बनेंगे? एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। इन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। देखो बेटा, माइक्रोस्पोर हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? सर हैप्लोइड है। मेल है फीमेल है? सर मेल होता है ना, मेल है। और स्मॉल है या लार्ज है? स्मॉल है। मेगास्पोर बेटा बताओ सर फीमेल है, और स्मॉल है या लार्ज है? अच्छा, आप लोग प्लांट किंगडम में एक चीज पढ़ के आए होंगे, माइक्रोस्पोर आगे डेवलप क्या करता है? डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट में गैमीट लगेंगे मेल या फीमेल? सर मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट लगेंगे। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या लगेंगे? फीमेल गैमीट। और बेटा उन्हीं का ही हम फ्यूजन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन। और आगे चलकर जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, और फिर आगे चलकर एंडोस्पर्म पहले बन गया, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, और फिर सीड बन गया। उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किसके अंदर? एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक, तो अभी एक पॉइंट और डिस्कशन करना है, एनुअल एंड बाइनियल वाला पॉइंट। हाँ, दो तीन मिनट लगेंगे उसमें। देखिए एनुअल बेटा लाइफ स्पॉन, अरे आवाज नहीं, लाइफ स्पैन कितने सीजन का? 1 सीजन। जैसे आप व्हीट मेज राइस बार्ले वगैरह देखे, केवल एक ही सीजन जीते हैं। बात करें बेटा जिनका लाइफ स्पॉन 2 सीजन का है, बाइनियल। और बेटा बाइनियल में आप देखेंगे जैसे कैरेट है, टर्निप, रेडिस, एक सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, उसमें फूड स्टोर करते हैं रूट वगैरह के अंदर, और अगले सीजन में उस फूड को फूड को यूज करते फ्लावरिंग के लिए। इसलिए दे आर बाइनियल प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं? बाइनियल प्लांट। तो बेटा 2 सीजन का लाइफ स्पॉन है तो बाइनियल। और बेटा पेरिनियल किनको बोलेंगे? मोर देन 2 सीजन। और मैनी सीजन्स और मैनी ईयर्स भी हो जाएंगे। मैनी ईयर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीजन है तो ऑब्वियस बहुत सारे साल भी हो जाएंगे। तो बेटा ये एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। अब इसी में एक वर्ड आता है, इसी में एक वर्ड हमारे सामने आता है बच्चों, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। देखिए उसमें आप ध्यान देंगे, कार्प माने क्या होता है? फ्लावरिंग फ्रूटिंग। तो अपनी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करे तो क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोकार्पिक। मोनो माने 1 टाइम, कार्पिक माने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। 1 टाइम, पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग। बताओ कौन करेंगे? एनुअल करेंगे, बाइनियल करेंगे, या दोनों? क्योंकि सर लाइफ स्पोन ही इतना छोटा है, बार बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए एग्जाम्पल में क्या आ गया बेटा? एनुअल एंड बाइनियल प्लांट। और बेटा जो पॉलीकार्पिक होते हैं वो कौन से होते हैं? देखो पॉलीकार्पिक, उसमें देखो पॉली माने क्या से भैया? मैनी टाइम। और कार्पिक माने क्या?
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैनी टाइम करें फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो बोलेंगे पॉलीकार्पिक। और बेटा इसमें कौन से आ जाते हैं? मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स। मोस्टली क्यों लिखा मैंने, सभी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। सम आर पेरिनियल बट मोनोकार्पिक। और बेटा इसमें आप याद रखेंगे पेरिनियल है लेकिन मोनोकार्पिक है। इसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा। इसमें एक नाम आता है बेम्बू। और बेटा जो बेम्बू है उसकी फैमिली कौन सी होती है बोलेंगे? ग्रेमनी। और ग्रेमनी का ही एक नाम आता है पोएसी। और ये 50 to 100 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। देखिए बच्चों ध्यान से सुनेंगे, जब भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है किसान लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लिंक कहीं ना कहीं फ्लावरिंग फ्रूटिंग का 50 से 100 साल के बीच, 50 साल में ये ऑलमोस्ट मैच्योर हो गया, कभी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर सकता है। लेकिन इसका जो सिग्नल जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं ड्रोट से कंसर्न्ड है। जब भी कभी ड्रोट सीजन आने वाला होता है तभी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर देता है। 50 के बाद 55 में, 60 में, 70, 80, 90, 100 कभी भी आ जाए, ड्रोट वाला सिग्नल इसे मिला नहीं कि इसने कुछ टाइम पहले ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग अपना करना स्टार्ट कर दिया। तो किसान लोग बड़े परेशान हो रहे, बेम्बू ने फ्लावरिंग फ्रूटिंग किया, इसका मतलब ड्रोट अकाल पड़ने वाला है। पुराने लोग ऐसे ही मानते थे। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया और भी इसके पीछे रीजन है कि भाई चलो ठीक है ड्रोट का तो हमें पता लग गया, लेकिन आसपास की फसलें भी तबाह हो जाती जहां ये बेम्बू फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। ऐसी क्या वजह है? बेटा जहां ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे बहुत सारे सीड नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो बहुत सारे चूहे वहां डेवलप हो जाते हैं, खाते हैं सीड, वैली हेल्दी डिलीशियस फ्रूट। और बेटा जब उन्हें मिलेगा ब्रीडिंग करेंगे बहुत सारे चूहे डेवलप हो, और आसपास जब ये फ्रूट ये सीड इनके खत्म हो जाएंगे उस टाइम के बाद जो आसपास की क्रॉप है वे उन सबको तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं भाई ये बेम्बू ने फ्लावरिंग किया तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनना तय है कि उस एरिया में न्यू बेम्बू ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक, दूसरा एक नाम आता है बेटा नीला कुरंची। नहीं भाई, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। देखो भाई स्ट्रोबिलेंथ, अरे आवाज में, देखिए स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कितने साल में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है? 12 साल में, 12 इयर्स। तो इसका मतलब इसने फ्लावरिंग फ्रूटिंग किया था 2006, 2018। अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग कौन से ईयर में करेगा? 2030 में। अब बेटा ये कहां मिलता है? देखिए ये मिलता है नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी हिल्स। और बेटा इन्हें नीलगिरी हिल्स क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ये फ्लावर नीले कलर के होते हैं, इसी वजह से इन हिल का नाम ही होगा नीलगिरी हिल्स। और प्लांट का नाम है नीला कुरंजी, ब्लू कलर के फ्लावर्स। और 12 साल में जैसे ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा प्लांट की डेथ हो जाएगी, और प्लांट की डेथ होने के बाद सीड वहीं गिर जाएंगे, और सीड वहीं गिरने के बाद जर्मिनेट करेंगे तो 12 साल के बाद फिर से वही फ्लावरिंग करेंगे, फिर डेथ हो जाएगी। तो देखा गया कर्नाटका केरला तमिलनाडु, के टी, कर्नाटका केरला तमिलनाडु के अंदर ये देखने को, मुन्नार वगैरह देखने के लिए लोग जाते हैं बेटा साउथ। तो नीलगिरी हिल्स पर ये प्लांट दिखाई देते हैं। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वहां पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। तो यदि हम एक पॉइंट अभी डिस्कशन कल कर लेंगे, चलिए ये के एनुअल बाइनियल में तो हम जो जुवेनाइल फेज है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव और सीनिसेंट फेज को हम क्लियर कट देख सकते हैं, लेकिन जो पेरिनियल होते हैं उनके अंदर वो क्लियर कट हमें दिखाई नहीं देती है। इस पॉइंट को हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बेटा, क्योंकि ये 2-4 मिनट लेगा ही। थैंक यू वेरी मच।
देखो भाई, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा इम्परफेक्ट एंड इनकम्प्लीट आर सेम। नो, इनकम्प्लीट में कोई भी एक फ्लावर वाल एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन इम्परफेक्ट में शर्त है या तो ए होगा या जी होगा। अच्छा एक बात बताओ, कंप्लीट फ्लावर क्या परफेक्ट फ्लावर होते हैं क्या? यस, यानी ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी परफेक्ट कंप्लीट हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे हम कहते हैं ऑल सेकेंडरी आर लेटरल मेरिस्टेम, बट ऑल लेटरल आर नॉट सेकेंडरी। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। एलन प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने गुरुजनों और समझ बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हाँ ऑनलाइन में क्लियर है सब। कोई डाउट बेटा पूछ लीजिए, कोई डाउट हो आप लोगों का। राधे राधे बेटा, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू जी।